गुड इवनिंग लक्ष्य, विश्वास, उपेंद्र, विनय, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, ठीक है भाई, बढ़िया है। धीरे धीरे रिकवर हो गया है, आंख अब देखने लगी है। ठीक है, आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहेंगे। संडे को जो क्लास हमारी कुछ विदहेल्ड हुई थी, है ना, तो संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखा है कुछ कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में भी एक छुट्टी लग जाएगी रक्षाबंधन की। हाँ, 4 to 6, बिल्कुल। आप जागरूक बच्चे हो, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो 4 to 6 हम लोग कल एक क्लास कर लेंगे, जिससे कुछ और हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए, तो भूलिएगा नहीं, 4 to 6 आपकी एक्स्ट्रा क्लास है कल। तो इंडक्टर कर रहे थे हम लोग और एलआर सर्किट का स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया था। अब अगर हम जनरल की बात करें, एलआर सर्किट की जनरल की टेस्ट सिलेबस आपका पूरा मैग्नेटिक्स है। पूरा मैग्नेटिक्स है, मतलब मैग्नेटिज्म पूरा। मैग्नेटिज्म, इंडक्शन नहीं है कोई भी। आपके पास जो भी है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, टॉर्क, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, ये सब कुछ है पूरा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो भी पढ़ा है पूरा का पूरा, है ना। एसी जस्ट 1-2 लेक्चर के बाद एसी स्टार्ट होगा, 1-2 लेक्चर में। कल मतलब ये खत्म हो जाएगा, कल होपफुली ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, होपफुली नहीं, कल खत्म हो जाएगा। एलसी ऑसिलेशन है, कल करने के बाद खत्म हो जाएगा। मंडे को हम लोग या ट्यूसडे को अल्टरनेटिंग करंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जनरल सर्किट का भी कहते हैं, जनरल एलआर सर्किट। अच्छा, उससे पहले जो है एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लें, जरूरत पड़ेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में देखो, आप इंडक्टर को सीरीज में कब बोलोगे, इंडक्टर को आप सीरीज में कब बोलोगे? मंडे को आप लोग की क्लास रहती है ना, आई थिंक मंडे को आप लोग पूरी तरह पैक हो, आई थिंक। तो क्लास मैंने देखा था, मंडे को कोई चांस नहीं दिख रहा था। एसी में मैग्नेटिज्म और ईएमआई के कॉन्सेप्ट, ईएमआई के कॉन्सेप्ट लगेंगे, मैग्नेटिज्म के नहीं लगेंगे। ठीक है, बस यही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इक्वल टू -d∅/dt, यही लगेगा एसी में बस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में देखिएगा, कोई भी इंडक्टर सीरीज में कब बोले जाएंगे, कोई भी इंडक्टर सीरीज में कब बोले जाएंगे? देखो, जब उनका जो फ्लक्स होगा वो अपना सेम होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, मान लो हमारे पास बहुत सारे इंडक्टर हैं। मैं अभी 2 के लिए या 3 के लिए ले लेते हैं, फिर आप इसको जनरलाइज कर लेना। ठीक है, और यहां पे अपने पास एक बैटरी है। ये V है। कह रहे हैं कि इसमें जो करंट है सीरीज में, क्या होगा कि इसमें से फ्लक्स लिंकेज सेम ही रहेगा। दिख ही रहा है कि करंट अपना सेम रहेगा। ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, मान लीजिए। तो आप ये बोल सकते हो कि यहां के क्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां के क्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जैसे आपने VA बोला, यहां के क्रॉस का VB बोला और यहां के क्रॉस का VC बोला,
तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आपने क्या किया है, एक इक्विवेलेंट इंडक्टर लगा दिया और वो वही बैक ईएमएफ जनरेट करे जो इन सब ने मिलके किया था। तो ये V है और ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट, यही करंट I पास कराया। तो आप इसके लिए जो क्या बोल सकते हो, यहां से सभी बच्चों को दिख रहा है कि V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ड्रॉप VA प्लस VB, या V1 V2 V3 लिख दो, आपने L1 L2 L3 लिखा है तो V1 V2 V3 लिख लो। तो ये अपना V1 है, ये मान लो V2 है और ये मान लो V3 है। तो हम ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, V जो बैटरी है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख सकते हैं। अब यहां से देखो कि जो V है बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बैक ईएमएफ जनरेट होगा। आइडियल हम इंडक्टर लेके चलते हैं ना, उसका रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं कोई भी, तो यहां से जो आप लगाओगे बैक ईएमएफ ये यही होगा, E क्या होगा, L इक्विवेलेंट di/dt, ये लिख सकते हो। तो इसी तरह से V1 क्या लिख सकते हो, V1 क्या लिख सकते हो, V1 लिख सकते हो L1 di/dt। करंट तो सब में सेम रहेगा, देख रहे हो सब में जो करंट जा रहा होगा, करंट सब में सेम रहेगा I1, तो सभी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt अपना सेम रहेगा। तो आप लिख सकते हो V1 इक्वल टू L1 di/dt, इसी तरीके से V2 इज इक्वल टू L2 di/dt और V3 इज इक्वल टू L3 di/dt। जब आप यहां पे इसको लाकर पुट करोगे और V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt, तो इनको जब लाकर यहां पे आप पुट करते हैं तो सिंपल आपको रेजिस्टेंस वाला ही कॉम्बिनेशन मिल जाता है इसका भी, L1 di/dt प्लस L2 di/dt प्लस L3 di/dt। तो ये अपना कैंसिल हुआ, तो L इक्विवेलेंट आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये फॉर n के लिए भी आप बोल सकते हो, फॉर n के लिए भी आप बोल सकते हो। डायरेक्शन के लिए जो साइन है आपको मैंने बता दिया हुआ है कि जब आप केवीएल जैसे लगाते हो तो ये ड्रॉप ही है, V1 V2 V3 का ड्रॉप, तो -V1 -V2 -V3 और माइनस माइनस प्लस V इक्वल टू 0, वही चीज किया गया है। और V1 V2 V3 का मैंने कहा था कि आपको क्या लेके चलना है, आपको L1 di/dt वैल्यू लेके चलनी है। चलिए, तो ये अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो पैरेलल में भी आप समझ रहे हो कि ड्रॉप सेम रहेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐसा बता सकते हो कि हमारे पास मान लो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। ये V है, मान लो यहां से अपना I करंट फ्लो हुआ, तो यहां जाएगा I1, ये I2 और I3। तो करंट आपके अलग अलग होंगे। यहां पे आपकी जो बैटरी लगेगी EL1, इसको L1 ले लीजिए, L2 और ये L3। इसी तरह से यहां पर EL2 और यहां पे जो बैटरी लगेगी वो EL3 की। बोलो,
क्लियर है सभी बच्चों को? अब यहां पे जो ड्रॉप है आप देखो, ये दोनों पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट सब सेम पोटेंशियल के होंगे, मतलब इनका डिफरेंस, क्योंकि इधर कोई और भी एलिमेंट नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना कुछ भी है, तो ये सभी आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि एक तो आप ये लिख सकते हो यहां से कि पहले तो जंक्शन लॉ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और अगर ये पैरेलल में है तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि जो E1 होगा, EL1 जो होगा, EL1 वो एक तरीके से मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, L1 DI1 बाई dt। तो और EL2 वो होगा L2 DI2 बाई dt। EL3 L3 DI3 बाई dt। बोलो, और ये आप देख पा रहे हो कि V इज इक्वल टू EL1 इक्वल टू EL2 इक्वल टू EL3, ये देख पा रहे हो सभी लोग, ठीक है। तो यहां पे जब आप इसे इक्वेट करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, अच्छा इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या बोलोगे, इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या बोलोगे कि यहां पर हम एक बैटरी है, उसके साथ हम एक सिंगल इंडक्टर लगा रहे हैं, है ना, V, और ये अपना L इक्विवेलेंट, इसमें से यही टोटल करंट आ ही जाए तो यहां पे अपने पास जो आएगा बैक EMF, यहां जो बैक EMF आएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा अपने पास इक्विवेलेंट का L इक्विवेलेंट DI बाई dt, जो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा ये भी। तो यहां से आप इन सबको आपस में इक्वेट कर सकते हो, है ना, इन सबको आपस में इक्वेट कर सकते हो, यहां पे दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हमें मिलेगा, DI बाई dt इज इक्वल टू DI1 बाई dt प्लस DI2 बाई dt प्लस DI3 बाई dt, ये बोल सकते हो। यहां बताओ जरा कि DI1 बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, E बाई L1, इन तीनों से हम क्या लिख सकते हैं, DI1 बाई dt को हम लिख सकते हैं EL1 बाई L1, और EL1 एक तरीके से V है तो इसको हम V बाई L1 लिख सकते हैं। सिमिलरली DI2 बाई dt को EL2 बाई L2 या फिर V बाई L2 लिख सकते हैं, और DI3 बाई dt को EL3 बाई L3 या फिर V बाई L3 लिख सकते हैं। बताइएगा, ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो बस यहां पे जब पुट करोगे तो हमारे पास DI बाई dt इज बेसिकली वॉट, यहां से DI बाई dt आपको क्या मिलता है, DI बाई dt है V बाई L इक्विवेलेंट। तो आपको फिर वही पैरेलल वाली चीज मिल जाती है, V, इसको आप V बाई L इक्विवेलेंट लिख सकते हो, इसको V बाई L1, V बाई L2 और V बाई L3। तो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, आपको 1 अपॉन L इक्विवेलेंट मिलता है, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन वही पैरेलल वाला फॉर्मूला आपको मिलता है। तो कहीं भी आपको हो सकता है शॉर्ट में जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो, पैरेलल और सीरीज, नया कुछ नहीं है, उसी के जैसा है, किसके जैसा, रेजिस्टेंस के जैसा है ना, ठीक है। चलिए, तो अब अगर मैं जनरल LR सर्किट की बात करें तो याद है मैंने आप लोगों को जनरल RC सर्किट भी बताया था। जनरल अगर हम LR सर्किट की बात करें
तो हमारे पास जनरल एलआर सर्किट में फॉर्म क्या होता है, अगर मान लो ग्रोथ ऑफ करंट है तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर, यही लिखते हो। अगर ग्रोथ ऑफ करंट है ना, ग्रोथ ऑफ करंट है, तो आप क्या बोलते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का फॉर्म होगा। 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का फॉर्म होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो आई नॉट है ये मैक्सिमम करंट है। आई नॉट जो है अपना क्या है, मैक्सिमम करंट है, स्टैब्लिश हो चुका है। जो कब होता है सभी को पता है। अप्रोच देखिएगा, बिना इंटीग्रेशन के भी एक अप्रोच है, वो भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम करंट अपने पास आई नॉट है, और ये कब होता है, एट इंफिनिटी। मैक्सिमम करंट हमारे पास कब होगा, एट इंफिनिटी। क्लियर है। तो मैक्सिमम करंट अगर अपने पास इंफिनिटी पे है, उस समय अपना इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, एज ए जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो आप अगर ये निकाल लो एट दिस टाइम, इंडक्टर बिहेव एज जीरो रेजिस्टेंस वायर, तो इसको जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस करके आप उस समय का स्टेडी स्टेट करंट निकाल सकते हो। इसको हम और क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट करंट, ये भी आपको पता है। तो अगर हम केवल ये निकाल पाए, और आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है, अगर स्टैंडर्ड है तो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी अपॉन में रेजिस्टेंस, लेकिन जब स्टैंडर्ड सर्किट नहीं है तो हमें देख के करना पड़ेगा। अच्छा, टाउ की बात करो तो टाउ क्या होता है, एल बाई आर। अब यहां पे आर जो होगा, मैं इसको आर इक्विवेलेंट दे रहा हूं। याद है हम लोगों ने आरसी सर्किट में किया था, ठीक है, याद है हम लोगों ने इसको आरसी सर्किट से किया था। क्या किया था कि जब हमें टाइम कांस्टेंट निकालना था तो हमने मैक्सिमम चार्ज निकाला था टाउ इक्वल टू आरसी, है ना, सी टाउ इक्वल टू आरसी। तो हम उसमें क्या करते थे, कैपेसिटर के क्रॉस इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकाल लेते थे। ठीक उसी तरीके से यहां पे जब अगर आपको जनरल सर्किट में कुछ करना पड़ेगा तो टाउ इक्वल टू, जैसे आपने एल बाई आर इक्विवेलेंट किया है, तो आर इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिएगा, आर इक्विवेलेंट किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एक क्रॉस इंडक्टर। एक ही इंडक्टर होना चाहिए, एक ही इंडक्टर होना चाहिए, है ना। तो उसी इंडक्टर के क्रॉस आप क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो एक क्रॉस इंडक्टर जो है आर इक्विवेलेंट अगर हमें आ जाएगा तो हम उसको एल बाई आर इक्विवेलेंट कर देंगे, तो हमारा ये टाइम कांस्टेंट भी आ जाएगा। अब ये दो चीज अगर आ गई तो हम जनरल ग्रोथ ऑफ करंट लिख सकते हैं। अगर डीके ऑफ करंट है तो आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ करेंगे, है ना। आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ करेंगे। तो एक जनरल सर्किट के लिए आप ये एक अप्रोच रख सकते हो, और बाकी अपना बेसिक मेथड तो है ही जो हमेशा काम आने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन लेके समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक जनरल सर्किट ले लें, मान लो हमारे पास एक सर्किट है, ये मान लो सर्किट है, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट है, जनरल एलआर सर्किट है, ठीक है।
जनरल कोई एलआर सर्किट है। अब हमें क्या करना है, आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको करंट बता दीजिए इंडक्टर के क्रॉस, है ना, इंडक्टर के क्रॉस करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या इस सर्किट में टोटल करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले जैसे हमें निकालना है, मान लो पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड current in the inductor as a function of time। ठीक है, करंट इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा हम ये पूछा जा सकता है कि करंट इन द रजिस्टर या टोटल करंट इन द सर्किट, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टोटल करंट इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब देखो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपके पास ऑप्शन है कि भाई अगर आपको I2 चाहिए तो आप I2 निकालोगे। एक तो नॉर्मल जो हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो डेरिवेशन करते हैं, तो नॉर्मल जो डेरिवेशन करेंगे उसके लिए अगर आप देखना चाहो तो उससे ये क्वेश्चन कैसे होगा। और जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, तो पहले ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक की बात करें अगर, इसका सॉल्यूशन दो वे में हम लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि ये एलआर सर्किट है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर स्टैंडर्ड एलआर सर्किट में ला पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा सीरीज पैरेलल कुछ डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर, लेकिन ये हमें पता है कि जो भी होगा यहां पर, मान लो यहां से करंट आई गया, इसमें जो है कुछ I1 गया और इसमें कुछ I2 गया। ठीक, और I2 हुआ तो यहां पे बैक ईएमएफ जो जनरेट हुआ, इस तरीके से बैक ईएमएफ जनरेट होगा EL2। यहां पे एक बैक ईएमएफ की बैटरी लगेगी E, है ना, जो होगा क्या, LdI2/dt। ठीक, तो ये तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि एलसी सर्किट, नहीं एलसी सर्किट कहाँ आएगा भाई, एलसी सर्किट तो अभी पढ़ेंगे हम ना, एलसी सर्किट इसके बाद पढ़ेंगे। एलसी ऑसिलेशन है जो कल पढ़ेंगे, एलसी ऑसिलेशन। तो यहां पर हमारे पास LdI2/dt की बैटरी लगी। तो एक तो आपके पास एक क्या कॉन्सेप्ट है कि आप डायरेक्ट क्या करो, यहां से ये पूरा केवीएल लिखो, लेकिन आपको I2 एज ए फंक्शन ऑफ, I2 आपको चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ क्या, टाइम। तो आप I2 को एलिमिनेट मारने की कोशिश करोगे, तो एक तो आप ऊपर ऊपर का कर लो, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इस केवीएल में अगर करोगे तो I और I1 में रिलेशन मिलेगा, I और I1 में रिलेशन मिलेगा, तो किसी भी तरीके से आपको I को I2 के साथ रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। I को I2 के साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा, तो बड़ा मेथड होगा केवीएल के थ्रू। तो केवीएल के थ्रू अगर आप करना चाहोगे, तो मैंने यही कहा कि अगर आप पूरा देखते हो यहां से यहां तक के लिए, तो यहां पे I भी आएगा और I2 भी आएगा, है ना, I भी आएगा और I2 भी आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमारे पास I2 चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, I2 हमें चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अरे भाई टेस्ट में EMI क्यों आएगा, आप लोग सुनते नहीं हो या बाद में एंट्री मारते हो। मैंने आपसे कहा कि आपको केवल मैग्नेटिक्स मतलब मैग्नेटिज्म प्लस जो भी जितना भी आपने पढ़ा है वही केवल आएगा, सिंपल था। इंडक्शन का कोई भी पार्ट नहीं है, इंडक्शन नेक्स्ट में आएगा। एक एक करके आप पूछ रहे हो आप लोग फिर,
ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर हमें ये करना है तो अब मैं आपको यही क्लू दे रहा हूं कि अगर इसको आप आई मान रहे हो और तो ये अगर I1 मान रहे हो तो ये I माइनस I1 हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला आप ये कर सकते हो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास KVL की है ना, A B C D E F। तो अगर आप KVL बाहर बाहर की लगा रहे हो, बाहर बाहर के लिए KVL लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, V माइनस आई आर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, I2 माइनस I2R, फिर माइनस LdI2 बाई dt इक्वल टू 0। दिख रहा है सभी बच्चों को, ये सभी बच्चों को दिख रहा है। यहां एक प्रॉब्लम क्या हो क्रिएट हो गया, अगर ये R नहीं होता, यहां पर ये R नहीं होता तो डायरेक्ट हमें I2 में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, दिख रहे हैं, डायरेक्ट हमें I2 में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। अगर ये R नहीं होता तो हमें डायरेक्ट जो है I2 में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। ये सभी को क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को। तो एक इक्वेशन आप ये बनाओगे, अब इसमें ट्राई ये मारोगे कि हम इस I को हटाएं, इस I को हम हटाएं, यही तो ट्राई मारोगे। इस I को हम कैसे हटाएंगे, इस I को हटाने के लिए आप एक क्या कर सकते हो कि ये इंटरनल इसमें KVL यूज कर लो, तो I2 और I1 में रिलेशन आ जाएगा, I2 और I1 में रिलेशन आ जाएगा। तो हम I2 को I1 को I2 के टर्म्स में यहां पुट करके I और I2 में एक रिलेशन निकाल के यहां पुट कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं गारंटी ले सकता हूं आपको कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा बनेगा, वो इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा, मतलब नॉर्मल जो होता है, ठीक है, ये गारंटी मैं नहीं ले सकता, मैं आपको एक जनरल अप्रोच बता रहा हूं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम KVL, ये KVL हमने लिखा इन लूप A B C D E F A, A B C D E F A बाहर बाहर के लिए लिखा है ना, ये बाहर बाहर के लिए लिखा है। अगर हम इसके लिए KVL लिखते हैं, KVL इन लूप B C A E D B, B C A E B, अगर आप इसके लिए KVL लिखते हो तो क्या आ जाएगा, देखो ये अपने पास है माइनस I2 माइनस I2R, फिर माइनस LdI2 बाई dt, और आप इधर आ रहे हो तो ऑपोजिट जा रहे हो, तो क्या होगा, प्लस I1 इंटू 2R इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक तरीके से I1 हम यहां से निकाल सकते हैं, I1 क्या हो जाएगा, I1 2R इज इक्वल टू I2R प्लस LdI2 बाई dt। दिख रहा है सभी बच्चों को। तो यहां से I2 हमें मिल रहा है, सॉरी I1, ये I1 है, तो I1 हमें यहां से मिल रहा है I2 बाई 2, आर आर कैंसिल हुआ, प्लस L अपॉन 2R dI2 बाई dt। ये अपना I1 आ गया, क्लियर है। नहीं भाई, यहां कोई व्हीट स्टोन ब्रिज कहां लग रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हो, व्हीट स्टोन ब्रिज कहां लग रहा है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए तो आपको पता है कि ये दोनों में पोटेंशियल 0 होना चाहिए, वो ऐसा मैंने बोला है क्या, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं बोली है, कुछ भी मत खेलो। तो I1 अपने पास ये आ जाएगा। अब I1 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको I और I2 में, बहुत मैंने बोला था कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैंने जनरल ऐसे ही सर्किट ले लिया था, लेकिन आपको इससे अप्रोच समझ में आ जा रहा है, आएगा। फर्स्ट और सेकंड से देखो, I1 को यहां पुट कर दो, ठीक है, तो फ्रॉम, या I1 को I माइनस I2 यहां से लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट I1 को हम क्या लिख सकते हैं, I माइनस I2, और इसको यहां पे पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट I माइनस I2
इज इक्वल टू I1, है ना। उसको हम पुट कर दे रहे हैं यहां पे पुट कर दे रहे हैं, पुट इन सेकेंड। तो जब ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, I माइनस I2 इज इक्वल टू I2 बाई 2 प्लस L अपॉन 2R dI2 बाई dt मिला। तो अब आपको I पर परेशान कर रहा था, I अब एलिमिनेट हुआ। I को क्या लिख सकते हो, I2 इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 3I2 बाई 2, है ना, प्लस L अपॉन 2R dI2 बाई dt। ये मिला तुम्हें I। अब इस I को यहां पुट कर दो, ठीक है। अब इस I को आप यहां पुट कर दो। हाँ, आप वो भी कर सकते हो, I1 और I माइनस I2 सब्ट्रैक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, आप जैसे भी करना चाहो, ये आपके ऊपर है। सब्ट्रैक्ट हो रहा था क्या, नहीं, कहां हो रहा था इधर से, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। तो अब इस फर्स्ट में इसकी ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो हमारे पूरे में अब डिफरेंशियल इक्वेशन में I2 नजर आने लगेगा। तो जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, V माइनस IR, I के जगह पे मैं लिख रहा हूं 3I2 अपॉन में 2 प्लस L अपॉन 2R dI2 बाई dt, ठीक है, इनटू R, ये I लिखा था मैंने, माइनस I2R माइनस L dI2 बाई dt इक्वल टू 0। अब आपको थोड़ी राहत मिली होगी कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में I2 और dI2 बाई dt यही आना चाहिए, ठीक है, तो वही अब आ रहा है, ठीक है। बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ब्रेक करके, तो V देखिएगा 3/2 I2R, तो माइनस 3/2 I2R, ठीक है, और माइनस I2R, इसको एक साथ लेंगे। उसके बाद dI2 बाई dt वाले को एक साथ लेंगे, तो माइनस L/2R माइनस L, तो इसको प्लस कर लेते हैं, और ये हो जाएगा dI2 बाई dt। dI2 बाई dt वाले को एक साथ ले लिया, LR नहीं होगा, यहां पे L होगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे L/2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर सॉल्व करें हम लोग तो V माइनस ये हो जाएगा 5/2 I2R माइनस 3L/2 dI2 बाई dt इक्वल टू 0। बोलिएगा, ये क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब देखो यहां से I2 इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आएगा V माइनस 5R/2 I2, I2 को उधर ले जाओ और dI2 के नीचे लिख लो, तो इसको एलसीएम ले लें, बेटर रहेगा। 2V माइनस 5R I2 इज इक्वल टू 3L dI2 बाई dt। ये 2 और ये 2 एलसीएम के बाद कट गया, दिख ही रहा होगा सभी को। अब dI2 के नीचे ये लेके आओ और dt के नीचे ये लेके आओ, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अपने पास ये आ जाएगा फाइनली क्या इक्वेशन है, 2V माइनस 5R I2, 2V माइनस 5R I2, 2V माइनस 5R I2 इज इक्वल टू 3L dI2 बाई dt, 3L dI2 बाई dt। चेक करिएगा भाई, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा।
देखिए केवीएल के बिना मेथड जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा हेल्प करेगा। मैं पहले आपको जनरल बता देता हूं, उसके बाद वो मेथड भी बताता हूं जो। तो यहां पे आप वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। जनरल मेथड जानना बहुत जरूरी है, वो हमेशा आपको काम आएगा। इज इक्वल टू डी टी। परेशान हो जाते हो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करने पे, मैं कर रहा हूं, आपको तो और करना चाहिए। तो dv को इधर ले आओ और अपने पास 1/3L dt, इसको इंटीग्रेट मारेंगे हम लोग, है ना, इसको इंटीग्रेट मारेंगे तो I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप देखिएगा कि ग्रोथ ऑफ करंट लेके चल रहे हैं, इनिशियली स्विच अपना ओपन था ऐसा मान के चल रहे हैं, ग्रोथ ऑफ करंट का केस है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि हम जो भी लेके चल रहे हैं यहां पे ग्रोथ ऑफ करंट है, ये स्विच ऐसा रहा होगा, स्विच अपना क्लोज हुआ है t इक्वल टू 0 पे, है ना, एस डब्ल्यू क्लोज एट t इक्वल टू 0, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो हम ग्रोथ ऑफ करंट लेके चल रहे हैं, समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो यहां पे अपना t इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 रहेगा, किसी टाइम t पे अपना ये I2 है, तो इसमें ln 2v माइनस 5r I2, ऐसे इंटीग्रेशन करते करते तो आप लोग थक गए होंगे, अपॉन में -5r, और इसकी लिमिट होगी 0 से I2 इक्वल टू 1/3L t। इसको यहां ले आओ और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln 2v माइनस 5r I2 अपॉन में 2v इज इक्वल टू -5 R/3LT, ठीक है। तो ये e की पावर में चला जाएगा, तो 2v माइनस 5r I2 इज इक्वल टू 2v e की पावर माइनस 5r/3LT। इसको अब इधर ले आओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2v कॉमन लो, 1 माइनस e की पावर माइनस 5r/3LT, ठीक है, इज इक्वल टू 5r I2। तो फाइनली I2 हमें मिलता है 2v/5r, 1 माइनस e की पावर माइनस 5r/3LT। तो दिस इज योर जनरल I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये अपना जो है I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, क्लियर है। नाउ हमें जो है I2 और I1 में भी एक रिलेशन है, I2 और I1 में भी एक रिलेशन है। तो क्या आप टोटल करंट जो I है उसका आपने अभी रिलेशन निकाला था किसके साथ, टोटल करंट I का रिलेशन निकाला था आपने I2 के साथ। ये देखिए टोटल करंट I का आपने रिलेशन निकाला था किसके साथ, I2 के साथ, ये रहा आपके पास। तो क्या आप टोटल करंट भी अगर पूछा जाएगा, ये देखिए आपके पास ये है ना टोटल करंट, ये जो टोटल करंट है, ये टोटल करंट आपने निकाला था 3/2 प्लस L/2R di2/dt। तो आपने I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे di2/dt, है ना, और यहां पुट कर दोगे और I2 एज इट इज पुट कर दोगे, तो आपको I भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं हम लोग, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट भी हम यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं भाई, बताइएगा। इस सर्किट का हम टाइम कांस्टेंट भी यहां से निकाल सकते हैं क्या। आप थोड़ा सा इसको नीचे लेके आओ और टाउ के साथ कंपेयर करो, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो किससे, I इज इक्वल टू, आई आप कहां पे लेते थे, इंडक्टर का करंट ही लेते थे ना स्टैंडर्ड सर्किट का। तो I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। इससे आप कंपेयर करो तो आपको दिखता है कि I नॉट जो मैक्सिमम करंट मिलता है, ये जो मैक्सिमम करंट मिलेगा आपको किसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस। तो इंडक्टर मतलब वहां तो सीरीज में होते थे, क्लियर है।
तो वहां सीरीज में होते थे तो वहां पे जो करंट जो है इंडक्टर का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जो इंडक्टर का करंट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे होगा, वही करंट आपके पास मैक्सिमम करंट आता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये जनरल एलआर सर्किट है। अब आप खुद देखिए कि टी को यहां पे इंफिनिटी करिए तो आपको I2 की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो ये I2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी, टोटल करंट सर्किट का मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। उसके लिए आपको टोटल करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, तब आपको I मैक्स मिलेगा टोटल का, जो मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे आप। तो ये जो आपको I2 मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंडक्टर का मैक्सिमम, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट। ठीक, तो ये हो जाएगा I0 मैक्स इन इंडक्टर। वो कब होगा सबको पता है, कब होगा, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, ये सबको पता है, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट। ठीक है, और वो कितना आएगा यहां से 2v/5r। नाउ व्हाट अबाउट टाउ, टाउ क्या मिलता है, टाउ आप 1/टाउ है तो इधर ले आओगे तो कितना आएगा 3l/5r। 3l/5r ये जो है इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बोला जाएगा। तो इस जनरल एलआर सर्किट का ये टाइम कांस्टेंट बोला जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, अब देखिए एक जो जनरल अप्रोच पूछ रहे थे आप, उस पे हम ट्राई मारते हैं। तो जनरल अप्रोच में मैंने तुम लोगों को अभी एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें क्या क्या पता चल जाए, जैसे टाइम कांस्टेंट पता चल जाए और स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर की मैक्सिमम करंट पता चल जाए, तो हम डायरेक्ट उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा कि टाइम कांस्टेंट अगर निकालना चाहते हो तो क्या करो, टाइम कांस्टेंट अगर निकालना चाहते हो तो मैंने क्या बताया, आप क्या करोगे भाई, पहला तो स्टेप यही है कि आप इंडक्टर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो, और ऐसा करने में इंडक्टर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा करने में तुम्हारे रास्ते में कोई बैटरी दिखती है, तो जैसे आपने वहां किया था उसे शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड देखिए, ठीक है, फाइंड टाउ। टाउ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट पहले फाइंड करना है, एक क्रॉस इंडक्टर जिसका आपको टाइम कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, फॉर दिस शॉर्ट द बैटरी को शॉर्ट कर लें। ठीक है, जैसे हम आरसी सर्किट में करते थे, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्या कैसा बन जाएगा ये सर्किट, देखो जरा। और इसी के अबाउट तो तुम्हें चाहिए आर इक्विवेलेंट, है ना, इसी के अबाउट, इंडक्टर के अबाउट, इसी के अबाउट तुम्हें आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं आप, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एक हाइपोथेटिकल वहां पे बैटरी क्रिएट करते थे और वहां से जो करंट आता था। तो अब यहां पे हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो देखिए इसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन कौन से रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होंगे, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। आर इक्विवेलेंट इसका क्या आएगा जल्दी बताइएगा सभी बच्चे। सी है ये डी है, तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस सी डी क्या आएगा जल्दी बता दीजिए कमेंट करके। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस सी डी बता दीजिए। 4R बता रहे हैं। ये दोनों तो दिख रहा है भाई सभी को कि ये पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों तो सभी को दिख रहा है कि R और 2R ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, दिख रहा है कि नहीं, बोलो भाई। आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और उसके साथ ये क्या हो जाएगा अपना
सीरीज, उसके साथ ही अपना क्या हो जाएगा, सीरीज। तो अपने पास क्या आ जाएगा फाइनली, आर इक्विवेलेंट सी डी। अब ये सब आपके लिए बहुत छोटी चीज होनी चाहिए, वो हो जाएगा आर इंटू टू आर अपॉन आर प्लस टू आर, उसके साथ ये आर अपना सीरीज। तो ये कितना हो जाएगा, टू आर अपॉन थ्री प्लस आर, तो ये कितना आ रहा है, 5R बाई 3। दिख रहा है भाई। आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, यहां एक बैटरी लगाओगे और बैटरी जो करंट भेजेगी, यही तो करते थे, बैटरी जो करंट भेजेगी, बिल्कुल सही है, 5R बाई 3। बहुत बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो अब ये आपने निकाल दिया, तो क्या हम टाउ जो इतना मर के किया है हमने, टाउ इस सर्किट का, टाउ सर्किट हम क्या डायरेक्ट चिपका सकते थे, क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एल इंटू एल, यही तो था भाई। तो अब 5RL अपॉन में 3, जरा चेक किया जाए क्या आया था, 3L अपॉन 5R आया था, उल्टा क्यों आ रहा है, अच्छा टाउ ये गड़बड़ है ना, टाउ सर्किट हम लिखना चाह रहे हैं तो एल आर होता है ना यार, सॉरी, एल अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना, एल इंटू आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एल, ठीक है, उल्टा लिख दिया था, ठीक है। टाउ इक्वल टू एल बाई आर होता है ना, तो टाउ सर्किट हम लिख रहे हैं एल अपॉन आर इक्विवेलेंट 5R बाई 3, तो 3L अपॉन 5R, 3L अपॉन 5R। तो मान लो अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप उतनी कहानी करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। तो 3L अपॉन 5R, ये जो इतनी मेहनत किया था आपने, ये देखिए 3L अपॉन 5R निकालने के लिए पूरा एक्सप्रेशन डेराइव किया था, क्या आप इतना एक्सप्रेशन डेराइव करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। आप डायरेक्ट करोगे जो मैंने आपको अप्रोच बताया, सेकेंड मेथड, है ना। अब अगर आप इसमें करंट भी लिखना चाहते हो, I2 भी लिखना चाहते हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसके लिए थोड़ा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करेंगे, I2 में मुझे बस क्या पता चल जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू पे अब आते हैं, इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें कि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, तो हमने अभी उसको भी ट्राई मारते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये कैसा बिहेव करेगा, देखिएगा हमें चाहिए I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा मेथड हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि ये I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए, तो अब यहां से क्या होगा देखिएगा, I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमें चाहिए तो हम क्या करें, तो हम यही करेंगे कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, I2 मैक्स निकालेंगे। और I2 मैक्स कब होगा, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, होगा कि नहीं, ठीक है। एट दैट टाइम इंडक्टर behave as a जीरो रेजिस्टेंस वायर, जीरो रेजिस्टेंस वायर, इंडक्टर एक जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो सर्किट बनाते हैं चलो, ठीक है, I2 मैक्स निकालने के लिए। तो I2 मैक्स के लिए कहानी ये बनेगी, यही बना दे रहा हूं, सर्किट तो है तुम्हारे पास। तो इसके जगह पे देखो, यहां पर इसको अब निकालें यहां से, और इसके जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक जीरो रेजिस्टेंस वायर। हम किस समय का करंट चाह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, बोलो भाई,
तो अब जरा देखिएगा सर्किट की जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या दिखता है, R 2R R। तो यहां से अब आप ये करंट निकाल सकते हो, चाहे आप नोडल लगा लो या जो लगाना चाहो कर लो। यहां से मान लीजिए आप करंट ये I है, ये अपने पास I1 है। ये कब की बात हो रही है, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट की, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट में ये मैंने I लिया है, ये I1 लिया है और ये I2 मैक्स लिया है, ये अपना I2 मैक्स है ना, I2 मैक्स यही होगा। तो I2 मैक्स के लिए अब आप KVL लगा लो जैसे आप करते हो, हमें ये चाहिए I2 मैक्स चाहिए, ठीक है। तो I2 मैक्स के लिए आप नोडल भी लगा सकते हो, KVL लगा सकते हो, जैसा करना चाहो। जैसे नोडल लगाना चाहोगे तो इसके अबाउट एक ही इक्वेशन लिखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे यहां पे अगर आप 0 मान लेते हो तो यहां पे अपना कुछ, अच्छा ये चीज देखो ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो जो वोल्टेज इसका होगा वो वोल्टेज इसका होगा। तो कुल मिला के R और 2R, या डायरेक्ट भी कर लो, पहले I निकाल लो। R और 2R हमारे पैरेलल में होंगे, उसके साथ ये सीरीज में होगा। तो इसके लिए R इक्विवेलेंट क्या होगा सर्किट का, इस समय दिख रहा है सभी को क्या होगा, R और 2R पैरेलल में, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, ठीक। उसके साथ R सीरीज में, तो हमें सर्किट का R इक्विवेलेंट इस समय का मिल जाएगा 2R अपॉन में 3 प्लस R। वो आ रहा है अपने पास कितना, 5R बाई 3, ठीक है। तो टोटल करंट आ गया, I आ गया V अपॉन 5R बाई 3, तो 3V बाई 5R, 3V बाई 5R हमें I मिल गया। I मिल गया तो हमें I2 मैक्स मिल जाएगा बाहर बाहर से KVL लगा के। क्या KVL इन लूप A B C D E F A, तो इसमें अगर आप KVL लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस से प्लस V माइनस IR है ना, फिर माइनस I2 मैक्स R इज इक्वल टू 0। तो I2 मैक्स R इज इक्वल टू V माइनस IR, दैट इज V माइनस I की वैल्यू है 3V बाई 5, R तो कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा 2V बाई 5। तो I2 मैक्स कितना आया, वो आया अपने पास 2V बाई 5R। क्या यही आ रहा था भाई, क्या यही आ रहा था भाई सभी बच्चों को? देखो जो आपने इतना अथक परिश्रम किया था, ये देखिए ये जो आपने इतना परिश्रम किया था उसमें ये मैक्सिमम वैल्यू तो यही आ रही थी ना, 2V बाई 5R। बोलो भाई, तो बस अब हो चुका, दो चीज हमें पता है। तो क्या हम I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिखने को तैयार है? अब I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बिल्कुल लिखने को तैयार है। तो I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, 2V बाई 5R 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ भी हमने अभी निकाल लिया हुआ है, ये है टाउ। टाउ था अपने पास 3L अपॉन 5R, तो 3L अपॉन 5R, तो 5R ऊपर चला जाएगा अपॉन में 3L। तो हमारे पास ये मिल जाता है दूसरा अल्टरनेट मेथड, ठीक है। तो दूसरा अल्टरनेट मेथड हमें मिल जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपको मैंने दो अप्रोच सिखाए, एक फंडामेंटल और एक आपको ये एक्चुअल में जीरो रेजिस्टेंस वायर। अरे भाई एक्चुअल क्या होता है, आपको मैंने नेचर बताया है कि उसका ऑपोजिट। ये सब जब इतना पढ़ाने के बाद जब ये क्वेश्चन आता है किसी बच्चे के एंड से, तो समझ में आता है कि वो मतलब घर में नहीं कुछ कर रहा है। अरे भाई ये एक्चुअल में कहां जीरो रेजिस्टेंस, इसका नेचर ऐसा है, मतलब ये कोई ऑपोजिशन नहीं दे रहा है। इनफाइनाइट में इट विल, इतना तो समझाया था,
इतना समझाया था आपको, फंक्शन भी बना के बताया है, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻ तो टाउ टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये मैक्सिमम पूरा का पूरा आई जो है मैक्स आएगा, ये कोई ऑपोजिशन नहीं देगा। एल डी आई बाई डी टी यहां जीरो हो चुका है, एल डी आई बाई डी टी यहां जीरो हो चुका है। इतने के बाद आप पूछ रहे हो ये सब। चलिए, स्टेडी स्टेट मतलब वेरिएबल को कांस्टेंट करना। अरे टैलेंटेड, स्टेडी स्टेट का मतलब वेरिएबल को कांस्टेंट करना, ये किसने बताया भाई? स्टेडी स्टेट का मतलब कि इंडक्टर में जो ग्राफ आपने बताया था, ये सब मत पूछो यार इस तरीके से, बहुत दिल दुख जाता है कि क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, क्या पढ़ा रहा हूं मैं। ये है स्टेडी स्टेट का मतलब मेरे भाई, कि यहां पर ये ग्रोथ ऑफ करंट में स्टेडी स्टेट का मतलब समझा चुका हूं, अब इतना कुछ नहीं समझा सकता। आप अपने से कुछ भी प्रिडिक्ट करो, अलग बात है फिर। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज बताया कि किस तरीके से आप इसको दोनों मेथड से हैंडल कर सकते हैं। जैसे जनरल का एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं बता रहा हूं कि बार बार ट्रिक अप्लाई होगी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लीजिएगा, और ये अभी अभी सभी लोग करके देखिए अपने से। ठीक है, आपको वैल्यू दी जा रही है, v की वैल्यू है, कुछ भी ले लीजिए v की वैल्यू, चलिए 12 वोल्ट ले लेते हैं। r अपना 2 ओम ले लेते हैं, l जो है 400 मिली हेनरी ले लेते हैं। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, नहीं बताया था, ये सब सभी को पता ही होगा, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, क्लियर है। तो 12 वोल्ट आर 2 ओम और एल 500 मिली हेनरी। ठीक है, स्विच अभी अपना ओपन है, ये एस डब्ल्यू है, एस डब्ल्यू अभी अपना ओपन है। आपको इसमें बताना है स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0। कहानी ये है, स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0, स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0। आपको बताना है वही फाइंड करंट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस एल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल, है ना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ले लो, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये बताना है आपको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा आपको बताना है आफ्टर स्टेडी स्टेट achieve, switch again open। तो एक बार जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है ना, एक बार स्टेडी स्टेट आपका अचीव हो जाता है, तो हमने स्विच को फिर से क्या कर दिया, खोल दिया। तो आपको बताना है फाइंड करंट इन रजिस्टर just after switch is reopened। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है और सेकंड है फाइंड करंट इन रजिस्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर स्विच रीओपन। ये क्वेश्चन है, ट्राई मारिएगा। ईएमआई स्टार्ट करने से पहले भाई मैग्नेटिज्म पूरी जरूरत पड़ेगी आपको, तो मैग्नेटिज्म का बैकलॉग पहले करिएगा जो ईएमआई का करना चाहते हैं। चलिए, अब इसको आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहला पार्ट मैं बात कर रहा हूं, पहले पार्ट की। तो पहला पार्ट आप कैसा करना चाहेंगे आपके ऊपर है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब यहां पे एल डी आई बाई डी टी एक तरीके से चाहिए आपको, एल डी आई बाई डी टी चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ट्रिक से जो है इसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख लो, फिर उसको एल डी आई बाई डी टी कर दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कर रहे होंगे जिनको करना होगा, सोचिए जरूर, क्योंकि यहां क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो बहुत लेवल के कराए जाते हैं। तो एक बार एटलीस्ट आपसे हो चाहे ना हो, आप सोचिए जरूर। ठीक है, तो अब देखिए पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। आप उसको कैसे करना पसंद करेंगे आपके ऊपर है। आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं और बाकी जो ट्रिक है उससे भी कर सकते हैं, है ना। ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या बताया आपको मैंने, आपको अगर पहला पार्ट चाहिए था कि इसमें करंट इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हम यही करना चाह रहे हैं कि करंट इन द इंडक्टर, नहीं करंट नहीं, हमें क्या चाहिए था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। ई एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यही चाहिए था। तो हमें करंट यहां का पता होना चाहिए स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो वही सेकेंड मेथड अगर फॉलो कर लें, तो पहले इसका हम क्या करें, एल के अबाउट इसका टाइम कांस्टेंट निकाल लें, एल के अबाउट इसका टाइम कांस्टेंट निकाल लें। देखो, तो फॉर टाउ निकाल रहे हैं पहले। टाउ के लिए क्या करोगे, पोटेंशियल बैटरी को शॉर्ट कर दोगे और अपने पास ये एक रेजिस्टेंस आर होगा और यहां पर एक इंडक्टर, इसके क्रॉस तो हमें इक्विवेलेंट चाहिए, है ना, इसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट चाहिए और ये एक रेजिस्टेंस, तो इसके क्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए इंडक्टर के क्रॉस। तो एक तरीके से हाइपोथेटिकल एक बैटरी लगाओगे V और इसी के क्रॉस, इस पॉइंट के क्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए A और ये B, है ना। तो आर इक्विवेलेंट आपको चाहिए AB। कैसे करोगे, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है तो ये तो ओरल है, शॉर्ट हो गया भाई, ये शॉर्ट हो गया, है ना, ये आपका शॉर्ट हो गया। यहां से जो भी करंट जाएगा वो ऐसे जाएगा। तो हर टॉपिक का अप्रोच कब कहां लग जाए कुछ पता नहीं है, तो फंडामेंटल सभी के आने चाहिए। तो रजिस्टर आपका ये शॉर्ट हो गया, तो आर इक्विवेलेंट यहां से ओरली आप बोल सकते हो कि आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी जो होगा वो आर के बराबर ही होगा। ठीक है, तो टाउ आप लिख सकते हो, टाउ हो जाएगा एल बाई आर। एल है अपना 400 इंटू 10 की पावर -3, ध्यान रखिएगा मिली हेनरी है, और आर अपना है 2, तो टाउ आ जाएगा 2 अपॉन में 200। तो यहां से 200 में एक 10 की पावर -1 बचेगा, तो 2 अपॉन में 10, दैट इज 1 अपॉन में 5, दैट इज 0.2। देखिएगा 0.2 टाउ मिल गया आपको, तो टाउ मिल गया 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब आपको एक और चीज चाहिए होगा स्टेडी स्टेट पे इसका करंट, है ना। नेक्स्ट आपको इस पे क्या चाहिए, करंट इन द इंडक्टर एट द स्टेडी स्टेट, आई मैक्स। तो आई मैक्स इन द इंडक्टर, ये दो बात पता लग जाए तो हम इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं इन द इंडक्टर। तो आई मैक्स इन द इंडक्टर निकालने के लिए आप सभी को पता है कि इसमें क्या करना होता है। एट द टाइम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो इंडक्टर बिहेव एज ए जीरो रेजिस्टेंस वायर,
आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, बिहेव एज 0, वो इतना तकलीफ नहीं देगा यहां पर, नॉर्मल मेथड भी इक्वली ट्रू है। रेजिस्टेंस वायर, तो जीरो रेजिस्टेंस वायर अगर आप हटाते हो तो अब सर्किट की कंडीशन कुछ ऐसी बनती है, देखो इंडक्टर के जगह पे आप ए जीरो रेजिस्टेंस वायर दे दिया आपने, और ये आर और ये आर, तो बड़ा आसान हो गया ये सर्किट। तो यहां से टोटल करंट जो आ रहा होगा आई सर्किट का, वो इसमें 2 में बढ़ जाएगा, I/2 I/2, बोलो भाई। और यही इसका स्टेडी स्टेट करंट होगा। आई कितना होगा, V/R/2, दैट इज 2V/R। वैल्यू पुट कर लो, 2 × 12 अपॉन में R दिया है मैंने 2, R दिया है मैंने 2 और V दिया है 12, तो ये आएगा 12 एम्पेयर। ठीक है, तो I/2 हो जाएगा 6 एम्पेयर। तो I मैक्स कितना हो गया, I मैक्स इन द इंडक्टर वो हो जाएगा 6 एम्पेयर। ठीक है, क्या अब हम लोग तैयार हैं? ठीक है यार, रियल लाइफ में कोई जीरो रेजिस्टेंस क्या ही होगा, सुपर कंडक्टर की हम बात करेंगे फिर, रियल लाइफ में जीरो रेजिस्टेंस की क्या ही बात करेंगे। ऐसा होता तो आप और हम खुश नहीं होते। आपके लाइफ में रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल है, सभी के लाइफ में। तो आई मैक्स इन द इंडक्टर इज 6 एम्पेयर। तो क्या अब हम लोग इसमें आई लिख सकते हैं, आई इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई एल क्या हो जाएगा इंडक्टर के क्रॉस, वो हो जाएगा आई मैक्स जो कि कितना है 6। और ग्रोथ ऑफ करंट की कहानी है, ग्रोथ ऑफ करंट की कहानी है भाई, देखो t=0 पे है, तो ये 6 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ तुम लोगों ने निकाला था, ये रहा 0.2 है ना, या 1/5, तो इसको मैं 5t कर दूं, बेटर रहेगा 5t। तो ये तुम्हें मिला इंडक्टर में, ये क्या है, करंट इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो, करंट इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, करंट इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब आपको निकालना था EL एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंशिएट मार दो LdI/dt। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, जब आपको EL चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एग्जैक्ट आप यहां पे EL क्या लिखोगे, -LdI/dt, है ना, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है। क्लियर है? तो यहां से EL निकाल लो, यही लिख लें, बेटर रहेगा। तो EL क्या हो जाएगा बताओ, EL हो जाएगा -LdIL/dt। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, माइनस माइनस प्लस, और कितना आ रहा है देखो, तो माइनस है, इसको ये 6 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका माइनस और ये माइनस एक यहां पर आएगा। इंडक्टेंस दिया था क्या, हाँ दिया है ना 400, तो इसकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी हम लोग को। चलो पहले ये लिख लें, तो बाद में एल की वैल्यू पुट कर लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूं। IL है 6 1 माइनस ई की पावर -5t। तो IL अपने पास कितना आ गया था, 6 1 माइनस ई की पावर -5t, यही था। ठीक, तो EL जो होगा वो होगा -LdIL/dt। IL का मतलब करंट इन द इंडक्टर। ठीक है, तो इसी को डिफरेंशिएट कर देना है तुम्हें। तो कितना आ जाएगा देखो, -L, इसको करोगे तो ये तो अपने पास 0 हो जाएगा,
बचा फिर -6 और d बाई डी टी ऑफ ई की पावर -5t। तो EL आ जाएगा माइनस माइनस ये +6L, और यहां से कर रहे हो तो e की पावर -5t ये रहेगा, और यहां पे फिर एक -5 आ जाएगा। तो EL अपने पास आ जाएगा -30L e की पावर -5t, और L की वैल्यू आपको पता है 400 मिली हेनरी। तो इंटू 400 इंटू 10 की पावर -3 e की पावर -5t। तो EL आ रहा है, देखिए ये अगर आप साइन के साथ करोगे तो आपको इसका क्या मिलेगा, अगर आप साइन के साथ करोगे तो आपको इसका विथ साइन मिल जाएगा बिल्कुल। अगर नहीं तो आप मॉड लेना चाहते हो तो बस +LdI/dt करो तो आपको उसका क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप +DIL/dt करना चाहते हो तो आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां पे अपने पास EL कितना आ रहा है, ये 3 जीरो इस जीरो से कैंसिल होगा, -12 e की पावर -5t। तो मैं वही कह रहा था, अगर आपको मॉड चाहिए तो आप मॉड टिक कर सकते हैं, 12 e की पावर -5t ये मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल मेथड भी था। और क्या पूछा था, हो गया क्वेश्चन या कुछ और पूछा है? बी पार्ट में, हाँ एक पार्ट और पूछा है, फाइंड करंट इन द रजिस्टर जस्ट आफ्टर स्विच। ये बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट पे फोकस करिए। अब क्या बोला जा रहा है कि स्टेडी स्टेट होने के बाद, है ना, स्टेडी स्टेट होने के बाद आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अचीव स्विच अगेन ओपन। तो ये स्टेडी स्टेट के बाद आप इसे ओपन कर रहे हो, तो करंट इन द रजिस्टर, इस रजिस्टर में कितना करंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। तो बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट के लिए देखो, ठीक है, तो बी पार्ट में आपसे यही पूछा गया था। ए पार्ट गया, अब ठीक है, चलिए तो बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में अब यही है कि आफ्टर स्टेडी स्टेट अचीव स्विच अगेन ओपन। तो स्टेडी स्टेट जब हो रहा है तो ये अब आपका स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है। तो स्टेडी स्टेट में क्या कहानी थी, अब ये सबको क्लियर हो रहा है कि करंट इसमें कितना था, किसमें कितना करंट था, ये निकाला हम लोगों ने, नहीं निकाला। स्टेडी स्टेट का करंट आई मैक्स इन द इंडक्टर निकाल चुके हैं, 6 एम्पेयर हमने निकाल दिया है। ठीक है, आई मैक्स, और टोटल करंट आई मैक्स इन द इंडक्टर है, ये टोटल करंट है 12। तो इसमें कितना जा रहा होगा, इसमें भी 6 ही जा रहा होगा। तो कहानी ये है कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट क्या हो रहा होगा, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, इसमें एक और बना लें। तो एट द टाइम ऑफ ये स्टेडी स्टेट, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट इसमें 12 एम्पेयर जा रहा था और इधर जा रहा था 6 एम्पेयर,
और इधर भी जा रहा था 6 एम्पेयर। यही तो था सिचुएशन। ठीक है, इंफिनिटी इंडक्टर तो, अरे मेरे भाई भौदीप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन्फिनिटी पे जो है वो जीरो रेजिस्टेंस वायर है, तो उसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इंडक्टर का पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, जनरल जनरल टी टाइम में, स्टेडी स्टेट पे नहीं। तो हमने पहले स्टेडी स्टेट का जो है उसका करंट निकाला, फिर उसमें जो है उसको एल डी आई बाई डी टी किया, तो हमें जनरल टाइम का पोटेंशियल मिला। ठीक है, क्योंकि हमने जनरल टाइम के करंट को डिफ्रेंशिएट किया है। बहुत कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो अब यहां पे 6 एम्पेयर है, हमें जनरल ये जो हमने निकाला है ये किसी स्टेडी स्टेट का नहीं है भाई। ये जो हमने निकाला है, देखिए ये जो निकाला है ये जनरल का निकाला है, ये जनरल का निकाला है किसी टी टाइम में, स्टेडी स्टेट पे नहीं निकाला है भाई। ठीक है, स्टेडी स्टेट पे नहीं निकाला है। स्टेडी स्टेट पे इनफाइनाइट आप पुट करेंगे ये जीरो मिलेगा आपको। क्वेश्चन समझा करो पहले। चलिए यहां पे आइए, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट ये था। अब जैसे ही इसको आप ओपन कर देते हो, जैसे ही आप इसको ओपन कर देते हो, रीओपन कर रहे हो, मतलब स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद आप इसे ओपन कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा क्या होगा। जहां पर, सुनिए ध्यान से, यहां पे आपके पास क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको ओपन कर दिया, जो इंडक्टर के साथ है, मैंने कहा था आपको कि इंडक्टर हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इक्वेशंस इंफिनिटी टाइम पे जीरो क्यों नहीं मिल रहा है भाई? कैसी बात कर रहे हैं? ये आपको क्या मिल रहा है? ये जीरो नहीं मिल रहा है। अब ये भी सिखाऊंगा मैं। यहां टी टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो पोटेंशियल आपको जीरो नहीं मिलेगा। क्यों भाई बहुदीप? यहां टी टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो 1/इंफिनिटी जीरो हो जाएगा ईएल। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, दुखी हो जाता हूं कि मतलब इस लेवल की पढ़ाई क्यों करा रहा हूं आप लोगों को मैं। तो पता नहीं क्यों, अजीब अजीब लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एस डब्ल्यू जो है हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ओपन कर दिया मतलब रीओपन कर दिया, ये रीओपन हो गया। कभी कभी लगता है ये सब फालतू मेरी तरफ से मेहनत जा रहा है, इसका आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला है लग रहा है। तो यहां से अपने पास ये रीओपन कर दिया। आपको मेंस लेवल की पढ़ाई पढ़ाएं, आप भी खुश हो, जल्दी कोर्स खत्म हो, आप भी खुश हो जाओ। क्यों भाई, क्या ये सही रहेगा? तो ये स्विच ओपन कर दिया गया। तो जैसे ही ओपन किया गया तो मेरा ये कहना है कि इंडक्टर हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपन होने से जस्ट पहले जो कहानी थी इसकी इस ब्रांच में, ये वही रहेगी। ठीक है, ओपन होने से पहले, ओपन होने से पहले इंडक्टर वाले ब्रांच में, इंडक्टर वाले के साथ जो रेजिस्टेंस जुड़ा होगा उसमें करंट इंस्टेंटली जीरो नहीं होगा। लेकिन यहां पे अगर आप केवीएल से भी देखें, तो अगर इसमें अगर आप केवीएल देखते हैं इस लूप में, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि सर इसमें तो करंट जीरो होगा। बिल्कुल, यहां पे जस्ट की बात हो रही, इसीलिए मैंने दो चीजें लिखी है। क्वेश्चन को पहले पढ़ा करिए, अननेसेसरी लोग कमेंट करके फिर डाउट दागेंगे, फालतू वाले डाउट। तो यहां पर अपने पास, इसीलिए मैं यहां इतना समझाता हूं, एक एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लेता हूं। यहां पे ये ओपन कर दिया गया, तो मेरा कहना है कि ये नोट करके मैं लिख रहा हूं यहां पे, इंडक्टर हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ये कल भी बताया था। फ्लक्स को चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो just after SW open, the state of
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, सभी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं क्या पहले पार्ट का, कि पहले पार्ट में रेजिस्टेंस में यहां पे करंट क्या हो जाएगा, 0। ये आप बोल सकते हो कि यहां पे जस्ट की बात हो रही है, ठीक है, जस्ट के लिए रीओपन, जस्ट रीओपन का यहां मैं लिख देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज करेंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा जस्ट रीओपन, ठीक है। तो जस्ट रीओपन किया गया तो यहां पे करंट अपना क्या रहेगा, 0, और यहां का जो करंट होगा वो वही रहेगा, कितना, 6 एम्पेयर, जो जस्ट बिफोर पहले था, जो जस्ट पहले था वही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सर्किट में जो करंट अभी आ रहा होगा, इस पूरे सर्किट में जो करंट अपने पास आ रहा होगा वो कितना हो जाएगा, फाइंड करंट इन द रजिस्टर जस्ट आफ्टर एस डब्ल्यू इज रीओपन, वो यहां पे 0 होगा, और इंडक्टर वाले में कितना होगा, वो 6 एम्पेयर, इस वाले में कितना होगा, 6 एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 आर है, तो कायदे से मुझे R1 R2 देना चाहिए था, ठीक है। फाइंड द करंट इन द रजिस्टर जस्ट आफ्टर स्विच इज रीओपन, ये 1 ले लीजिए और ये 2, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं R1 अपना जो होगा वो 0 होगा, बट R2 है ना, मतलब वैल्यू सेम है, ठीक है, बस इंडिकेशन के लिए लिखा हुआ है, वो अपना 6 एम्पेयर होगा, वो अपना 6 एम्पेयर होगा, क्लियर है इस समय का। अब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो अब क्या होगा, ये डीके ऑफ करंट का सर्किट बनेगा, बताओ। तो सेकेंड पार्ट की बात की जा रही है अब, फाइंड करंट इन द रजिस्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर स्विच इज रीओपन, मतलब वो अब आपसे किसी टाइम पे पूछ रहा है, ये तो जस्ट स्विचिंग हुई है तब की बात है, अब किसी टाइम पे आपसे पूछ रहा है, तो किसी टाइम पे पूछ रहा है तो ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा डीके ऑफ करंट वाला सर्किट, है ना, ये अपने पास हो जाएगा डीके ऑफ करंट वाला सर्किट। तो डीके ऑफ करंट वाले सर्किट को अब आप जैसे करते थे वैसे कर लीजिए। उसके लिए क्या इक्वेशन होती थी, I इक्वल टू आई नॉट। अच्छा, यहां पे मैक्सिमम करंट क्या होगा, अब इसी को आप अगर आप करेंगे तो इसमें मैक्सिमम करंट क्या होगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप लिख रहे हैं, तो ये डीके ऑफ करंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अब ये आप हटाने वाले हो, ये 6 एम्पेयर हटाने वाले हो, किसी जनरल टी टाइम में इस डीके ऑफ करंट, और ये दोनों सीरीज में होंगे, तो इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, क्यों भाई, ये कोई जनरल आई आप अगर आप मान रहे हो, ये डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ एलआर सर्किट की कहानी है, तो ये आई अब आप लिख सकते हो कि नहीं, एक सिंगल ही तो है, 2 है, तो ठीक है, ये हटाओ, तो 2 है, तो आर और आर सीरीज में हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। आई मैक्स इसका क्या होगा, इस एलआर सर्किट का, बी का हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर डीके ऑफ करंट क्या लिखते हो आप, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट यहां पे क्या है, करंट just after when switch is reopened, just after SW is reopened, ठीक है। तो आई नॉट क्या लिखोगे, आई नॉट हमें पता है 6 एम्पेयर है, एलआर सर्किट का टाउ क्या है, वो है L बाई आर, मतलब यहां पे R और R सीरीज में है, तो कितने हो जाएंगे, 2R, वैल्यू निकालो, ये 400 मिली हेनरी था, -3 अपॉन में 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 100 का मतलब 1/10, ठीक है ना, चेक कर लेना।
तो यहां से अब आई लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 6e⁻t/टाउ, और टाउ ऊपर जाके 10t। तो इसमें कई सारे आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखे। ये बना अपना करंट। अब रीओपन करने के बाद इसमें जो डीके हो रहा होगा वो डीके इस तरीके से हो रहा होगा। 1 - e क्यों कर रहे हो भाई? फॉर्म गलत लिखा है तुमने। 1 - e क्यों कर रहे हो? ये डीके के लिए ये एक्सप्रेशन बनता है, डीके के लिए ये एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो ये आना चाहिए। शायद सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा और मजा भी आ गया होगा जिनको मजा लेना है। बाकी सबको तो पनिशमेंट भी लग सकता है। चलो भाई, वंश अच्छी बात है। अब आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, ज्ञान तो बहुत देना चाहता हूं, बट देर इज ए कंस्ट्रेन ऑफ टाइम। ये टाइम जो है मेरे और आपके बीच की दूरी को बढ़ाती है, मेरे और आपके दूरी को बढ़ा रही है ये टाइम। कुछ करो। 2 साल का अगर, ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे मजेदार मजेदार, बट ये समय जो है ना हमारे आपके बीच की दूरी को बढ़ा रहा है। इस समय से लड़ाई लड़नी है हमें। भाई देखो, मैंने तुम लोग से एक बार और बोला था इस बैच में, ये सारी मेहनत जो है, टीचर जो है सैलरी के लिए केवल काम नहीं करता। सैलरी वाला काम भी हो सकता है, सैलरी वाला काम भी मैं कर सकता हूं फटाफट करके, और अपना कोर्स कंप्लीट किया, अपना आगे बढ़े, काम खत्म, सेशन पार। बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं भाई आप लोगों को, तो इस दिल से पढ़ाने की इज्जत रखिएगा। और फिजिक्स में जेई मेंस में भाई 100% चाहिए आप लोग के बैच से, ठीक है, 100% चाहिए। कुछ लोग तो हैं जो 100% कोशिश करेंगे तो ले आ भी सकते हैं, और बाकी सभी बच्चे सेलेक्ट हो, ठीक है, फिजिक्स के दम पे किसी का कुछ बुरा ना हो। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग फिर मिलने वाले हैं संडे को, ठीक है, और 4 to 6 होपफुली इंडक्टर का अध्याय खत्म होगा, इंडक्टर की समाप्ति होगी, तो कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा शायद। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं कल, ठीक है। भूलना मत, क्योंकि जनरली रेगुलर क्लासेस नहीं भूली जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लास दिमाग से स्लिप हो सकती है। ठीक है, चलो मिलते हैं।